अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मौजूदा हुकूमत सफ़ारती महाज पर कामयाबियों के बाद अब अदालती महाज पर भी कामयाबियाँ समेट रही है और अब ख़बरें गर्म हैं कि सियासी महाज के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने जा रही है। ये जो हालिया अदालती फ़ैसले आए हैं एक जजेस सीनियरिटी और तबादला केस में और फिर मखसूस नशस्तों के हवाले से अब पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने की बातें हो रही हैं, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम का भी इम्कान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान तारफ़ कराता चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट अली बुखारी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, रुकन कौमी असम्बली, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, बड़ा फ़ैसला है मखसूस नशस्तों का और जिससे बैलेंस ऑफ पावर जो है मज़ीद हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ अब जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया है इसके बाद PTI की जो थोड़ी बहुत बची खुची उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी ख़त्म नहीं हो रही? कुछ ज़्यादा मायूसी तो नहीं हो रही आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, उम्मीदों की ख़त्म होने की बात नहीं है, बात हक प्रिवेल करने की है। बात यह है कि आपके जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई तरीके से अपना काम करने की बात है और रूल ऑफ लॉ की बात है। अगेन दोबारा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ये दो तीन ही चीज़ें हैं ना। हमें इसमें अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो रिव्यू जब बेंच बना तो जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन आ गया, जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन था और उस बेंच ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वो तुले हुए थे एक बात करने पे, तो इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं। आपके बाहर स्टूडियो के बाहर जो बंदा खड़ा होगा उससे भी पूछते आप तो वो भी आपको यही कहता कि क्या फ़ैसला आना है। फ़ैसला आना जो है वो हैरान कुन नहीं था, अफसोसनाक था कि आपने 200 साल की जूरिस्प्रूडेंस उठा के पीछे फेंक दी। अब ये आपकी लेगेसी इसको डिफ़ाइन कैसे करेगी, इसको डिफेंड कैसे करेगी? और अगर मैं थोड़ा और वाज़ेह अल्फाज में बात करूँ, क्योंकि डिसीजन आ चुका है, आप और मैं दोनों इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न। ये तो इंटरनेशनली भी डिस्कस होगा। रीज़न ये कि आप 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले को 50 साल बाद आके कहते हैं कि हमने गलत किया। तो अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो हर 25 साल बाद ऐसा फैसला आया। अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 79 वाला फैसला करूं तो मैं ज़फ़र अली शाह के केस को कहाँ लेके जाऊं जिसमें नज़रिया ज़रूरत का नाम यूज़ किया गया, और अगर मैं उसको लेके जाऊं तो फिर ये आज का फैसला ECP का कहाँ पर जाएगा? और मैं ये पूछने का हक़ तो रखता हूँ ना कि आपने बेंच बना दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दी चीज़ें, आपने रिव्यू के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके अपने सिरे से नई एक रिव्यू की पॉलिसी दे दी। लेकिन ये तो कोई पूछ लेता ना यार कि जो ऑर्डर जिसको रिव्यू किया वो पढ़ तो लो यार पहले, क्योंकि लीगल इम्प्लिकेटी होती है आखिर में 17वें दिन जाके। जी। और दूसरी चीज़ उसमें यह भी ज़रूर पूछने वाली थी कि ECP ने इसमें एग्जीक्यूशन की सवा साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, सबसे बड़ा बेंच था जो फुल बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट कर हो रही है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट बैठ गया ना ECP। अब तो उन्होंने कल इजलास बुला लिया। तो ये आपकी तरफ से दरख्वास्त भी रजिस्ट्रार को दी गई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का क्या तनाज़ा है? देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया उनका वेबसाइट पे आएगा, वो कोर्ट ऑर्डर होगा, उसको हम अप्लाई करेंगे। भाई कोर्ट ऑर्डर बन गया तो एग्जीक्यूट भी होगा और हमें कॉपी भी देंगे, आपको भी कॉपी देंगे। ऑर्डर तो आ गया, वो छप भी गया, मीडिया में छप गया, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने तो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें मसला क्या, आपको एतराज क्या ऑर्डर कोर्ट? देखिए, हम देखना तो चाहते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ जाए, देखें तो सही ना उसमें है क्या। बेसिकली जो सलमान राजा साहब की तरफ से भी खत लिखा गया है और जो हामिद रजा साहब की तरफ से भी रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी गई है सुन्नी तार कौंसिल की तरफ से कि 10 जजों के दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन 2 जजेस जो हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उनके दस्तखत नहीं है, तो वो मुसद्दका कॉपी ऑर्डर की चाहिए। ऑब्वियसली उनके साइन होंगे तो मिलेगी ना। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं कर रहे वो साइन? ये तो अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि क्यों नहीं साइन हो रहे। अभी तक इतना बड़ा फैसला कर दिया आप मखसूस नशस्तों के फैसले को खुशाइन करार देते हैं और ये जो बज़ाहिर माले गनीमत है इसमें आपको भी हिस्सा मिल रहा है, आप इसे कबूल करेंगे? भाई इसमें ऐसा है कि आप भले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को माले गनीमत कहिए या जो भी कहिए वो आप कह भी सकते, मगर हमने इस जजमेंट को रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया।
आपने देखा कि हम जेडीवाई इसमें पेश नहीं हुए। आपने ये भी देखा दरख्वास्त दायर की थी शायद आप लोगों ने? जी, दरख्वास्त दायर की थी आपने? नहीं, आपको किसने कहा? आपने फरीक भी नहीं? इस केस में ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैसला आपको कबूल नहीं है? हाँ, नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे कबूल नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि हमने उस जजमेंट को जो अंडर रिव्यू थी, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। स्टेशन में जब हमको नोटिस आया, क्योंकि हमें रिस्पॉन्डेंट बनाया होगा किसी न किसी दोस्त ने, तो वो हम उसमें भी पेश नहीं हुए, ना जेडीवाई की तरफ से और ना उस जजमेंट की जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी उसके आने से पहले जो उसके बेनिफिशरी थे उनके बिहाफ पे। तो हमने उनको जो है, हमने इसमें कम से कम इस हद तक जो है ना अपने आप को रोका कि हम इसमें पेश नहीं होंगे और हम रिव्यू के लिए भी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आपसे आए तो आने दो, तो ये सीटें आप कबूल करेंगे या नहीं? सीटें अगर हम कबूल न भी करें तो आपका क्या ख्याल है, वो आपको मिल जाएंगी या किसी और को मिल जाएंगी? इस जजमेंट के बाद वो सिर्फ वो उसी पार्टी की रहेंगी जिस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। वो अगर आप नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी को नहीं जा सकेंगी। इस जजमेंट के बाद ये लीगल पोजीशन है इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी, आप उन मखसूस नशिस्तों को अवेल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे? ये तो देखो पार्टी की पॉलिसी होगी ना, वो तो पार्टी की जिन्होंने जो लिस्ट दी हुई है उन्होंने अवेल करना है या उन्होंने अवेल नहीं करना। मगर अगर फर्ज करो कि अगर मैं उस लिस्ट पे हूँ, किसी स्पेशल सीट के उस लिस्ट पे हूँ, अगर मैं अवेल ना भी करूँ तो वो सीट वो उसी पार्टी की रहती है और उसके बाद नेक्स्ट जो भी शख्स उस नंबर पे होता है उसको मिलती है। और अगर वो फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई अगला नंबर खाली रह जाए तो उसी पार्टी को कहा जाता है कि आप जो है ना इसके अगेंस्ट नॉमिनेशन दें, दूसरे को नहीं मिले। मगर आपके नज़दीक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये माले गनीमत नहीं है? ये माले गनीमत इसलिए नहीं शायद बनता कि इसमें गलती शायद उन पार्टीज की है जिन्होंने बर वक्त उसको लॉ को नहीं समझा और उसके तहत उन्होंने 3 दिन के अंदर अप्लाई करना था, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और जब वो 3 दिन के अंदर जो है ना जो मामला नहीं हुआ तो उस पार्टी के साथ जो है ना उन्होंने उस पार्टी के हवाले मामला किया जो कि शायद जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर आप इलेक्शन फर्ज करिए कि आप इस्लामाबाद से इलेक्शन आप लड़ रहे हैं और आप इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं हैं और इस्लामाबाद में रहने वाला कोई जो है उसमें कंटेस्ट में नहीं आता, आप अनअपोज इलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये आप जो है ये इलेक्शन जो है ना आपको तो एक वोट भी नहीं मिला, आप तो अनअपोज आ गए? ये टेक्निकल जो है ना वो टेक्निकल जस्टिस है। तो आप टेक्निकली सीटें जो हैं कबूल करेंगे और जाहिर बात है उसका भरपूर फायदा मैंने नहीं कबूल करनी, उन लोगों ने कबूल करनी है। ये आपकी पार्टी, मेरा मुराद है आपकी पार्टी। तो ऐसा आपका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है इस मामले पे? असूली मौक़िफ़ इतना ही था कि इसमें हमने रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं करना था, रिव्यू में ना किसी को सपोर्ट करना था ना कंटेस्ट करना था। वो आपने रिव्यू के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ये आप क्या साबित करना चाह रहे थे रिव्यू में अप्लाई ना करके? पार्टी का फैसला था। क्यों क्या साबित करना चाह रहे थे? ये क्यों साबित? नहीं, पार्टी का फैसला किसी मंतक, लॉजिक, असूल की बुनियाद पे होगा ना। क्या मंतक थी? बुनियाद पे हुआ था कि हम इसको नहीं, बस हम इसको चैलेंज नहीं करते, जो फैसला हो गया है। अगर फर्ज कर लीजिए कि वो ऑर्डर जो है वो सस्टेन करता तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि तमाम 12 जजों के दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए जिस पे अमल दरामद होना है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक 12 जजों के दस्तखतों वाला सामने नहीं आया। कितना अहम है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपके नज़दीक बतौर कानूनदान? उसमें सब जो बेंच का हिस्सा होते हैं, जो जजेस जो है बेंच का हिस्सा होते हैं वो सब साइन करते हैं। इवन जो है ना डाइसेंट करें तो भी साइन करते हैं, उनका अपना एक इख्तिलाफी नोट हुआ करता है और वो उसको साइन करते हैं। कोई इसको साइन करने से इनकार नहीं कर सकता कोई जज। तो आप डाइसेंटिंग नोट दे सकता है, ये उसका इख्तियार है। ये नहीं कह सकता कि मैं साइन नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी के अगर दस्तखत वाला फैसला सामने नहीं आया 12 के 12 जजों का, तो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म जो है ये नाकाबिले अमल होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना डाइसेंटिंग नोट दे सकते हैं, डाइसेंट कर सकते हैं, मगर वो उस डाइसेंटिंग नोट के अलावा जो है वो कोई ऐसा जो नहीं कह सकते
कि हम आर्डर को साइन नहीं करते। उनका अपना इख्तिलाफी नोट का उनके पास इख्तियार है, लेकिन वो ऑर्डर तो शुरू में दे चुके हैं और उनको बेंच से जो उनकी बग़ाज़ाहिर मर्जी के खिलाफ हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपने नोट में लिखा कि वो रिक्यूज नहीं कर रहे, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उनके दस्तखतों के बगैर जारी हो सकता है या नहीं, ये वजाहत कर दें। वो रिक्यूज नहीं कर रहे तो उसके बाद जो है वो फिर जो भी बेंच की फॉर्मेशन हुई होगी उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कोई फॉर्मेशन में दोबारा नई फॉर्मेशन हुई है, नया बेंच बना है, नहीं बना, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। कमरुल इस्लाम साहब, आप तो माशाल्लाह एक फातिह की तरह बैठे हैं और मुंतज़र हैं बज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम के। आपको कैसा लग रहा है कि ये जो इजाफ़ी आपको मखसूस नशिस्तें मिली हैं, आप समझते हैं इन नशिस्तों पे आपका हक था और जो मखसूस सर्कमस्टांसेस थे 12 जुलाई के फैसले में जिनका जिक्र था, पिक्यूलर सर्कमस्टांसेस जिसमें बज़ाहिर पीटीआई को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको जो है बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया, इन मखसूस हालात और वाक़यात का कोई किरदार नहीं था इस इलेक्शन में और ये फ़ैसला जो है दुरुस्त फ़ैसला है जो अब आया है? देखिए, पहले तो आपने दो कोहना मश्क और मौकर कानूनदानों के दरमियान मुझे बिठा के, जो कि मैं तो कानून की ज़्यादा बारीकियों को नहीं समझता, लेकिन जो चीज़ें जो इस फैसले के मुताबिक फातिह तो हमेशा जो मुकदमा जीतता है, हम मफ्तू भी रहे हैं, हम जो हैं वो उसके रहे हैं, सारी चीज़ों के मज़लूम भी रहे हैं। तो अब अगर किसी फ़ैसले की रूह से हमें फ़तह हासिल हो गई तो मेरा ना आपको एतराज़ होना चाहिए ना किसी और को। अदालत के फैसले की ज़ाहिर अदालत में एक आदमी जो केस जीतता है उसे क्या लफ्ज़ कहते हैं? जीत है ना, बिल्कुल। तो जीत को अगर आप फतह कह लें, उसमें बेशक जितना भी तंज शामिल भी हो जाए तब भी वो जीत ही रहती है। मुकदमे तो किसी ने बात नहीं की है। नहीं, मैंने कहा अगर उसको फतह या मफ्तू या माले गनीमत या जंग की जितनी भी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर लें, तो कामरान साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ की वजाहत की कि एक चीज़ होती है जो सियासी, जो स्पीकिंग टू द गैलरी, स्पीकिंग टू द सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से दादो तहसीन लेने का तरीका, और एक होता है जो कुछ कानून में लिखा हुआ है। अब अगर कानून में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर एक आदमी ने अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेने या जमा कराने, तो वो 3 दिन ही है, उसको तब्दील तो आप नहीं कर सकते। आज तक मुझे बताएं, मैं एज ए लेमैन और एज ए पॉलिटिकल वर्कर सवाल कर रहा हूँ कि किसी जगह पे जब रिजर्व्ड सीट्स थोड़ी होती थी, यानी 70s में या 60s में, उस वक्त भी वोट की बुनियाद पे अगर किसी को रिजर्व्ड सीट्स मिली हूँ, यानी हासिल करदा वोट, तो माइनॉरिटी की थी ना उस वक्त, तो इवन देन उसकी जो सिलसिला था वो तो उसी पे बुनियाद पे था कि जो जिस पार्टी की असेंबली के अंदर जो है वो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो अब जैसे कामरान साहब ने कहा कि वो कोई ना भी ले तो उनको तो नहीं मिल सकती, इस पे तो बेहद इत्तफाक राय है अक्रॉस द बोर्ड कानून के तमाम हलकों का कि उनकी तो जो गलतियां थी, चाहे वो कहीं किसी जगह पे लैप्सेस थे, किसी जगह सियासी गलती थी, किसी जगह कानूनी गलती थी। देखिए, जमात इस्लामी से पहले किया इन्होंने, और जमात इस्लामी से एक एग्रीमेंट हो गया था, फिर उसके बाद उसे तब्दील किया, फिर एक और जमात से किया। लेकिन आपको भी पता ना जिन हालात में इलेक्शन हुए वही 2018 वाले दबाव थे, वही किरदार थे, तो आप तो भुगत चुके हैं ना। अब आप खुश हो रहे हैं जो पीटीआई के साथ 2024 के इलेक्शन में हुआ? नहीं, हम तो जो कानूनी फैसला है उस पे तो खुशी का इजहार करना बनता है। एक कानून की रोशनी में फैसला आया, जो लिखा हुआ आईन है उसकी रोशनी में फैसला आया। एक फैसला 12 जुलाई को भी आया था जिस पे 9 महीने तक अमल नहीं हुआ, वो क्या था? देखें, अगर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़ता है और उसको ट्रैफिक वाला चालान करता है उसको, तो वो तो कानून के ज़ाब्ते की रोशनी से करेगा, तमाशाई उसे शायद पसंद ना भी करें। चलो ठीक है, चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए प्रोग्राम सहाफ़ी। वेलकम बैक। एडवोकेट अली बुखारी साहब, अब कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत तो हुकूमत को बज़ाहिर मिल जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है इस ऑर्डर को फॉलोअप किया और नोटिफाई कर दी मखसूस नशिस्तें, तो पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी? वैसे तो अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गए, आप पीटीआई भी नहीं रहे अब तो वैसे
आप तो अभी पीटीआई में ही है ना जी? मैं आप तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में है। पीटीआई में है जी। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो भी पीटीआई है जी। वो भी पीटीआई? हाँ पीटीआई है जी। जाहिर बात है, एक तरफ पीपल्स पार्टी की भी 2 ब्रांचेज हैं। देखिए बात यह है मतीउल्लाह जान साहब के किसी के कहने से सूरज तो नहीं छुप जाता ना, उंगली रखने से। सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब तो इनके अपने सो कॉल्ड मिनिस्टर ही कहूँ ना, जो बैठे हुए आ रहे हैं वो बेचारे मिनिस्टर बन गए हैं। वो भी कहते हैं हाइब्रिड मॉडल है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अच्छा? पहले हाइब्रिड हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, ये तो ओपनली कह रहे हैं। मतलब एक होती है ना शर्म भी होती है, वो कहते हैं ना, वही कहते होते थे शर्म भी है, यहाँ भी है। खान साहब भी हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ करते थे। नहीं, जब वो वज़ीर आज़म थे नहीं, कभी भी उन्होंने हाइब्रिड वर्ड यूज़ नहीं किया। इसका हाइब्रिड वर्ड यूज़ उन्होंने किया जो लोगों को शर्म भी दिलाते थे और हया भी दिलाते थे। आज तो खुद उनके पास ना शर्म है ना हया है। अब बात यह है कि 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँ आपके। नंबर 1, जो सीट्स आई हमें नहीं मिली, क्योंकि हमें पीटीआई का कहते हैं जी कि आपके पास पार्टी का सिंबल नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपके सामने बैठा हूँ, पीटीआई का कैंडिडेट था इस्लामाबाद से, पेपर्स जमा कराए, रात 1 बजे तक बिठाई रखा। उन्होंने कहा पीटीआई का तो निशान ही नहीं है और जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, बल्ला तो है कोई नहीं, अब आप आज़ाद हैं। ठीक है, टिकट लेके बैठे रहे जमा कराने के। उन्होंने लेंगे नहीं, आपकी पार्टी का है ही कोई नहीं, चलें इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। मैं कहता हूँ जी कि 51 आर्टिकल 106 बाकी सारी चीज़ें भी हैं। कामरान भाई भी बैठे हैं, ज़रूर इस्लाह कर देंगे अगर मेरे कोई इसमें गलती हुई तो। हमारी नहीं होंगी सीट्स, 91 सीट्स हम बैठे हैं, हमारी नहीं होंगी, फाइन। 1 मिनट के लिए मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स को एक साइड पे रखता हूँ। इनकी कैसे होंगी ये तो बता दें ज़रा कानून में। भाई जो 7 सीटें हैं मतीउल्लाह जान साहब जिसकी नेशनल प्रोविंशियल असेंबली केपी में, उनको 10 मिल गई स्पेशल सीट्स। जिनकी 6 हैं, पीपल्स पार्टी की 6 हैं, उनको 8 मिल गई स्पेशल सीट्स। एएनपी की 1 सीट जनरल इलेक्शन की है और 1 सीट उनको मिल जाती है उधर से। यार कुछ कॉन्सेप्ट तो बता दो यार दुनिया को, पढ़ी लिखी दुनिया को बता दो, अनपढ़ दुनिया को बता दो कि आपकी जो ये तकसीम है ये बेसिकली है ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बाय द इलेक्शन, उसके ऊपर है ना। हमारी नहीं होंगी, इनकी कैसे होंगी? अच्छा, आपको ये करने कलक मलने की जरूरत क्या थी? आपने तो 26वीं अमेंडमेंट भी जबरदस्ती दबोके कर ली। आपका अक्सरियत नहीं थी। आपने आपके नेशनल असेंबली रूल्स 2007, आपने सेनेट्स रूल्स 2011 सब खत्म करके आपने बिठा के जबरदस्ती कर ली। किसी ने पूछा आपको? आपने जजेस ला के तैनात कर दिए, कोई पूछ सकता है आपको? शोर मचा रहे हैं, अभी भी मचाएंगे, बाद में भी मचाएंगे, लगातार मचाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है मतीउल्लाह जान साहब कि ये नहीं हो सकता कि अगर कोई गलत हो रहा हो और उसके साथ आप शामिल हो जाएंगे, नहीं ये गलत है, आज इसके बेनिफिशरी हैं, कल इसके सबसे बड़ा जो आज ये बेनिफिशरी जो हैं इनके सबसे बड़ा नुकसान इनका होगा और हो भी गया है। और मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ के बैठा हूँ, जीत के बैठा हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, जनाजे पढ़ता हूँ, शादियों पर जाता हूँ, एक अकेला फिरता हूँ हर जगह। जिनको हमारे सामने काउंटर पार्ट जिताया उन्हें कहीं ज़रा गार्डों के पब्लिक तो याद है, जो भी इस्लामाबाद से जीते हुए हैं, आप उनको निकालें सो कॉल्ड, उन्हें कहें यार ज़रा किसी एक जगह बगैर सिक्योरिटी गार्डों के जाओ तो सही, आपको लग पता जाएगा कि आपकी इज्जत कितनी है, आपको वोटें कितनी मिली हैं, आपकी तो जमानतें। आप क्या कह रहे हैं? आप ये लोग जनाजे पे भी नहीं जा सकते सर। अच्छा? आप चैलेंज आप मुझे बता दें, आप इन्हें कहें जी अकेले किसी जगह, जैसा मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, आप इन्हें कहें यार जाओ तो सही किसी जगह पब्लिकली, तो आपको पता लग जाएगा कि पब्लिक सेंटीमेंट्स क्या हैं, इनकी पब्लिक अवेयरनेस कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। इस्लाम साहब जनाजों में तो मेरे ख्याल में आप लोग भी जाते हैं, जनाजे को बगैर गार्ड्स के जाते हैं। जनाजे को छोड़े, मैं तो बगैर गार्ड के भी ये इस्लामाबाद खुद गाड़ी चला के आया हूँ। आप तो असली जीते होंगे शायद। और मेरा आप सोशल मीडिया देख लें, उस पर अभी महीना पहले 2 महीने पहले हम सड़कों पे जाते हैं और वहाँ पे ये ओपन दावत निकाल रहे हैं, मतलब कि नून लीग वाले भी जलसे जुलूस करते हैं। अभी ये मुख्तलिफ रैलीज हुई या किसी जगह पे हम जो इज्तिमात करते हैं, यौम तकबीर के किए, दीगर और सड़क पे किए, और आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये तो खैर चले क्या नून लीग की हम वापस आता हूँ आपके पास कमर साहब। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, एक सवाल जो एडवोकेट अली बुखारी साहब ने उठाया है कि चले इनको तो सीटें नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा इस सवाल पे तो बात ही नहीं हुई, दलाइल ही नहीं दिए गए कि ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी या JUIF को किस बुनियाद पे मिल सकती हैं, इस पे तो बहस ही नहीं हुई। तो ये अब कैसे ये जजमेंट अंडर रिव्यू से पहले ये बात थी और इसके ऊपर शायद उस वक्त आर्ग्यू हुआ था कि अगर इनको नहीं मिली तो किसके पास वो तो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जजमेंट अंडर रिव्यू के वक्त भी हुआ था, जो इससे पहले जो बात शायद जो मुझे याद पड़ता है कि 12 जुलाई के फैसले की आप बात कर रहे हैं।
जी हाँ, उसने तो कह दिया था ना कि ये मुमकिन ही नहीं है, इनकी तरफ से जा ही नहीं सकती। हाँ, तो फिर रिव्यू में तो डिस्कस ही नहीं हुआ ये चीज के कैसे जा सकती है। उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो अगर जजमेंट कहीं इस तरह से ठीक कर दी जाती तो शायद मुमकिन था कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम ना बनता, मगर ये प्रॉब्लम वहां पे भी गलत हुआ। वो मेरे और आपके दरमियान लिटिगेशन थी, तीसरी जगह पे दे दी गई, 3 दिन का टाइम था, उसको इनलार्ज कर दिया गया। वो जजमेंट, उसमें बहुत सारे नताइज उसमें दी गई हैं जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी। आप ये कह सकते हैं कि फलां को मिल सकती है, फलां को नहीं मिल सकती, मगर उस जजमेंट में भी बहुत से नकाइस हैं। उसको एक वकील के तौर पे अगर देखा जाए ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फर्द बन के नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वर्कर के तौर पे ना भी देखे, तो उसमें भी आपको बहुत सारे नक्स नजर आते हैं। अच्छा कामरान साहब, आप एक कानूनदान भी हैं, आप एक सियासतदान भी हैं, आप सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं गो के इनडायरेक्टली, मगर आप नहीं समझते कि इस सारे मामले में होता है मतीउल्लाह जान, सेनेटर इनडायरेक्टली होता है। जी जी बिल्कुल, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, मतलब इलेक्टेड है आप। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अवाम पाकिस्तान जो हैं वो सबसे बड़े फरीक नहीं होते इस मामले में, या सियासी जमातें फरीक होती हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये पीटीआई तो फरीक नहीं थी? क्या अवाम पाकिस्तान फरीक नहीं थे इस सारे मामले में आपके ख्याल में? ये इस तरह से ना करें ना, सियासी वो गैलरी से प्ले करने की कोशिश ना करें, वो बात करें जो सियासी गैलरी को इतनी बुरी भी नहीं होती, सियासत तो इबादत है। मतलब वो बात करें जो लीगल है ना, लीगल बात ये है कि जो पार्टीज नीचे से चली आ रही हैं ना, आप उसमें ऐड कर सकते हैं ना, आप उसमें आइन की तशरीह करते वक्त क्या सियासी फरीक को देखना चाहिए या अवाम पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए? मतीउल्लाह जान, बात यह है कि ये कोई ओरिजिनल साइड पे केस नहीं है, नीचे से रूट होके आ रहा है। आपने जब कोई केस नीचे से रूट होके आता है तो उन्हीं पार्टीज के दरमियान मामला रहता है, वो आर्डर दुरुस्त नहीं था, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मगर वो डिफरेंट, मेरे अपना जो जाती ओपिनियन है वो डिफरेंट प्रेमिसेस में है, वो इस तरह से नहीं है, मगर वो आर्डर भी ठीक नहीं था, मैं उससे इख्तिलाफ रखता हूँ। आपका जाती ओपिनियन क्या है? जस्ट फॉर रेफरेंस मुझे ये तो हक है ना कि मैं उससे इख्तिलाफ कर सकूं, मैं उसको दुरुस्त ना समझ सकूं। बिल्कुल सही है, आपकी पार्टी हक रखता हूँ, और ये मैंने पहले भी कहा है, आपकी राय कि वो आर्डर जो है वो दूसरी प्रेमिसेस में जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो किसी और तरह से दुरुस्त नहीं है। मुमकिन है कि इस तरह से मैंने उसको इस एंगल से ना देखा हो, ठीक है, उस एंगल से भी ये ठीक नहीं। अच्छा क्विकली कामरान साहब, ये जो जजेस सीनियरिटी का मामला है, कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का भी फैसला होना है, तो आप क्या बतौर कानूनदान क्या समझते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के अहल हैं या नहीं? देखिए, मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, मैं इस बात पे तो राय दे सकता हूँ कि दूसरी हाई कोर्ट से कोई जज नहीं आ सकता। मैं इस बात पे राय दे सकता हूँ कि 26 अमेंडमेंट में उन 6 जजों को माइनस करने की एक अटेम्प्ट हुई थी जिसको हमने नाकाम बनाया था, मगर दस्तूर के अंदर मौजूद एक रास्ते को बना के उन्होंने इस तरह से किया है। और अब किसी शख्स का भी कोई अहल है या नाअहल है इस तरह से ना करिए। बात सिर्फ इतनी है कि एक असूल पे बात करिए कि असूल से ये असूलन ये किसी को बाहर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, उसको मैंने पहले भी रिस्पॉन्ड किया है, और मैं कहता हूँ कि उनको नहीं आना चाहिए, दूसरी हाई कोर्ट से नहीं लेना चाहिए, ये बात मैं कर सकता हूँ। मगर किसी शख्स के साथ कि वो अच्छा है, बुरा है, अहल है, नाअहल है, ये मेरा डोमेन है। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा सवाल यह है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करते हुए जो उन्होंने फैसला दिया है उसमें सदर पाकिस्तान को ये केस रिमांड किया। आप नहीं समझते कि सारा मुशावरती अमल जो है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सारा नए सिरे से होना चाहिए था, टर्म्स एंड कंडीशन वजाहत के साथ बयान करने के बाद? देखिए, मैं उनके बाहर के जजों का बाहर की हाई कोर्ट से यदि दूसरी हाई कोर्ट से जजों को लाने का जो है मैं समझता हूँ कि वो उस तरह से नहीं आ सकते। वो के दस्तूर में ये नहीं, लेकिन दस्तूर में मुस्तकिल है या आर्जी है? एक्सरसाइज, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे वो जो एक्सरसाइज है वो दुरुस्त नहीं लगती, मगर इसके बावजूद जो है वो एक्सरसाइज दुरुस्त नहीं है, मगर उसमें ये गुंजाइश मौजूद थी और उस गुंजाइश को हुकूमत की तरफ से दुरुस्त तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी राय है। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। कमरुल इस्लाम साहब, वैसे तो 3 जजेस के नाम आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर भी अब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। बज़ाहिर तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नाम पे कांटा लगा दिया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं उसकी वजूहात भी। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सरफराज डोगर में से आपको क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सी मुनासिब शख्सियत हैं जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वक़ार जो है उसमें इजाफा हो सकता है? मुझे अगर ये पता चल जाए कि अगर मैं कद की बुनियाद पे फैसला करूं या उनकी अपरेंट ड्यूटी पे फैसला करूं या उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखूं या उनके बैंक अकाउंट को देखूं, तो ये फैसला तो शायद अदालतों से इतना वास्ता नहीं पड़ा। नहीं, वास्ता भी नहीं। और वैसे भी ये इस तरह कोई चॉइस करना ये जी फलां को किस बुनियाद पे होना चाहिए होना चाहिए, उसके लिए एक फोरम मौजूद है कानून और आइन की रोशनी में, जो कल बैठेंगे और उसको देखेंगे। बाकी अगर मुझे आप चॉइस देंगे तो हो सकता है मैं आपकी खूबसूरत कमीज की बुनियाद पे आपके हक में फैसला कर दूं कि इतना अच्छा दिलनशी रंग है, तो इसलिए मुझे इस आजमाइश में, वैसे तो आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, बेहतर इस आजमाइश में। मगर फिर भी देखिए, एक सोचने की बात है कि अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं कि उनके नज़दीक जो जज ट्रांसफ़र होकर आता है वो जूनियर तरीन होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कल जुडिशल कमीशन में 1 वोट होगी, गो कि वो सरबराह हैं कमीशन के। तो आपको क्या लगता है कि जो तबादला शुदा जज है जो दूसरी हाई कोर्ट से लाया जाता है और हुकूमत की अक्सरियत के बलबूते पे जो है उसको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो सिविल सर्विस से आगाह हूँ और इस फौजी सेटअप से भी आगाह हूँ कि अगर आर्मी का कोई डॉक्टर डेपुटेशन में नेवल हॉस्पिटल में जाता है तो वो उसी रैंक और उसी सीनियरिटी में जाता है जो उसकी होती है और उसकी सीनियरिटी वहीं प्लेस की जाती है। सिविल सर्विस में अगर कोई आदमी एक सूबे से दूसरे में जाता है, वो पंजाब पुलिस में काम करके तो बलूचिस्तान में जाता है, तो वहाँ जाके वो ASI या मुहर्रर नहीं लगता, वो SP लगता है और उसी हिसाब में लगता है, उसी सीनियरिटी। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग ठीक है और सीनियरिटी अगर तयन कर दिया है किसी अदारे ने भी तो फिर उसको पे अमल होना चाहिए। चल अली बुखारी साहब, आपका क्या तजर्बा रहा है? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं, आप काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात को देख रहे हैं, तो क्या तजर्बा है आपका बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की आपकी नज़र में क्या परफॉर्मेंस रही है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इफ़ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं ये नहीं कि एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते बात कर रहा हूँ, एक वकील होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते बात यह है कि उनसे जो मकसद के लिए लाया गया वो उसे अब कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। पॉलिटिकल केसेस नहीं लग रहे, सुनवाई नहीं हो रही, बेंचेस नहीं बन रहे, जज अंदर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं वो बाहर से ला के बैठाए गए, जो पहले लोग थे उनको शफल किया गया, हर चीज़ तो ऊपर से नीचे तक चेंज हो चुकी है। खाली मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर क्रॉस नहीं है, इसके अलावा भी कई लोगों के ऊपर क्रॉस है, मैं लेट मी करेक्ट यू। और दूसरा ये है कि आप उनके रजिस्ट्रार से स्टार्ट कर दें, एडिशनल रजिस्ट्रार से स्टार्ट कर दें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से तैयार कर दें, शुरू हो जाएँ, हर चीज़ शफल हो चुकी है। तो मीनिंग बाय के सारे की सारी इंटेंशनली व्हाट्स एवर इट इज़, हुकूमत को पता होगा इनके कैसे कल पुरजे चलते हैं, इन्होंने कैसे सब कुछ चेंजेस की, लेकिन इंसाफ के जो एक तकाजे होते हैं पूरे नहीं हो रहे। मैं कामरान भाई की बात को थोड़ा ऐड कर दूँ, उसके अंदर हमारे सीनियर हैं। बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था जी, मैं सिर्फ एक एडिशन कर दूँ कि आपने एक बात बड़ी सही की कि जो डिसीजन होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज की बेसिस पे होते हैं, अवाम और नास की बेसिस पे होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो एक पैक्ट है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट। स्टेट डजंट मीन कि कोई इदारा, स्टेट मीन्स पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट है जो हमारा नज़रिया ज़िंदगी गुजारने का है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और ये दायरा इख्तियार होंगे, ये कानून होंगे। मैं ये पूछने का हक तो रखता हूँ ना यार कि 9 लोग थे वो, जो एक जस्टिस चीफ बैठा हुआ था उसकी कोर्ट में रात को खड़े होकर कह रहे थे जी हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, ख़त्म करें। वो किधर गई नूरीन, किधर गए वो लोग जिसके बेसिस के ऊपर बल्ला निशान ले लिया गया? और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम रात को 2-2 बजे तक RO के ऑफिस में बैठे रहे, जब भी आ रहा है फैसला, अभी आ रहा है। वो 9 बंदों में से एक तो बता दो यार किसी ने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट किया हो, जनरल, प्रोविंशियल, किसी और जगह पे। आपने 9 बंदों के ऊपर 25 करोड़ आवाम को
ख़त्म करके रख दिया, इस तरह तो नहीं होता। इसमें लेजिस्लेशन नहीं होता। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था कामरान भाई की बात से, जो कह रहे थे कि जो पिछला फैसला आया था वो किस बेसिस पे आया था, उसके अंदर क्या एम्बिग्विटीज़ रह गई थी। एम्बिग्विटीज़ ये होंगी कि जब आप मुझे पेपर्स जमा करते वक्त कहेंगे नहीं तुम आज़ाद हो, तुम्हारा ये टिकट मैं मानता ही नहीं हूँ, तुम्हारा तो सिंबल ही नहीं है, तुम्हारा तो निशान ही नहीं है, तुम्हारा निशान हम अपनी मर्जी से देंगे, और उसके बाद मैं जीत जाता हूँ तो कहते हो नहीं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा, तुम्हारी 50,000 वोट यहाँ पड़ी रहे, नए फॉर्म बना के ले आऊंगा। फिर आप कहते हैं ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में भी नहीं आपको जाने दिया, ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया। सो ट्रिब्यूनल के बाद रिटायर जज लग गया, फिर एक्ट आ गया, फिर हाई कोर्ट ने भी उसमें कुछ आपकी कोऑपरेट नहीं की। नहीं, हाई कोर्ट से लड़ा के ले गए ना रिटायर जजेस के बाद, हाई कोर्ट में जाने के उसके बाद आप चलते चलते चीजें यहाँ पर पहुंच गई कि वहां से फैसला आ गया, फिर एग्जीक्यूट नहीं किया ईसीपी ने, ईसीपी से चलते चलते बेसिकली जो आप बॉटम रूट है ना वो तो वो फैसला जो वहां से चल रहा है। चलिए ये बताइए कि क्या आप मुखालफत करेंगे जस्टिस डोगर साहब की? डेफिनेटली जी मुखालफत करनी चाहिए, मेरी नहीं बात हुई, हमारे दो बंदे बैठे हुए, हमारे रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों वहाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रिंसिपली और लीगली स्पीकिंग, लेकिन फैसला तो कमीशन में वोट की ताकत से। देखिए फैसला जिस भी ताकत से होगा, मैं तो ये कहूंगा ना कि आपने तो जुडिशरी को बांदी बना दिया ना। जब आपकी ACRA जो है वो लिखेंगे पॉलिटिकल लोग, तो आप कैसे फैसले करेंगे? जुडिशरी को इंतजामिया से अलहदा करने का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना एग्जेक्टिव से। इशू ये है कि आपके 4-5 नाम आ गए, मैं बस एक कॉमन सेंस की बात है, एक चीफ जस्टिस यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो चले जाते हैं, उनकी जगह सीनियर प्यूनी बन जाता है, जो एक यूनिवर्सली चल रहा है, दुनिया सारी में अडॉप्ट होता है। आप बाहर से बंदा लाएंगे, उसे कहेंगे नहीं तुम हमें कबूल नहीं हो, तुम बैठा दें, तो यार क्या फैसले होंगे, क्या चीजें होंगी। अब तो पोजीशन कहाँ पर पहुंच गया, फैसला तो बहुत दूर की बात होगी ना मतीउल्लाह जान साहब। ये मैं आपको पिछली 4 डेट्स की हेयरिंग की ऊपर मैं खुद मौजूद था, बता फिक्स तो कर दें केस पहले, चल फिक्स तो कर दो यार, फिर सुन लेना। अच्छा फिर जब फिक्स करते हैं तो आप कहते हैं ये फिक्स्ड है? नहीं, हम तो कहते हैं सुनने सुनवाई के लिए। कमरुल इस्लाम साहब थोड़ा सी बात सियासत की कर लेते हैं। चौधरी निसार अली खान से आपके लीडर सदर पार्टी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है चौधरी निसार अली खान वापस एक्शन में आ रहे हैं, किसी अहम मिशन पे मुस्लिम लीग नून में आप उन्हें वेलकम करेंगे? देखें ये सियासी जमात का फैसला होगा, ये तो खैर अयादत के लिए गया। आपका क्या फैसला? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं एक सियासी जमात का डिसिप्लिन्ड ओहदेदार भी हूँ, मैं सूबाई वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मेंबर कौमी असम्बली भी हूँ। तो अब आप चूँकि मुस्कुरा के देख रहे हैं, मैं मुस्कुरा के जवाब दूंगा कि अगर मेरी जमात ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने आपको को कोशिश की आंखों पे पट्टी बांध के, अच्छा, तो फिर आदाब फर्जंदी जो है निभाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ऐसी है। आप उनके साथ नहीं गए शहबाज शरीफ साहब के? नहीं, मैं नहीं। क्यों नहीं गए? आपके लीडर थे, आपकी पार्टी थी। आप नहीं, अब ये तो नहीं कि 335 MNA सब की लीडर है, तो बहरहाल ये उनका चूँकि अरसे से समाजी ताल्लुक है। हमारी जमात की एक रवायत है, एक जुमला सुन लें कि जब इमरान खान साहब गिरे थे तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम एट द पीक ख़त्म कर दी थी और 3 अगले दिनों में बड़े जलसे थे डिवीजन के, सही है, और उन्हें 3 दिन के लिए उसे मुलतवी करके और वो उनकी आदत चले। आपने चौधरी निसार अली खान को इमरान खान से मिला दिया, लेकिन वो दोनों दोस्त भी अच्छे, तो खुश होंगे, लेकिन आपके लोग नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बार एतराफ़ किया। बहुत शुक्रिया कमरुल इस्लाम साहब, अली बुखारी साहब और सेनेटर कामरान मुर्जा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।